पहली सुर्खी हैदराबाद गैंगरेप केस से जुड़ी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 में से 4 आरोपी नाबालिग हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस नाबालिगों को कोर्ट में अडल्ट की तरह पेश करने की अपील करेगी। ये गौर से सुनिएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि पुलिस नाबालिगों को एडल्ट की तरह पेश करने की अपील करेगी और क्यों इस पर आखिरी फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। ये फैसला करेगा कि आरोपियों को माइनर यानी कि नाबालिग की तरह ट्रीट करना है या वयस्क यानी कि एडल्ट की तरह। इसकी वजह एक कानून है, उस पर आएंगे। जो आरोपी हैं उनमें से जो 2 वयस्क हैं, पहले उनका नाम जान लीजिए। इनका नाम है उमर खान और सऊद्दीन मलिक। आज तक से जुड़े रिपोर्टर आशीष पांडे बताते हैं कि उमर राजनीतिक संबंधों वाले एक संपन्न परिवार से आता है। दूसरा वयस्क आरोपी सऊद्दीन मलिक है, जो एक स्थानीय टीआरएस नेता का बेटा है। टीआरएस पार्टी की ही तेलंगाना में सरकार है। इसके अलावा जो बाकी 4 आरोपी हैं उनमें से भी एक का तगड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये नाबालिग आरोपी हैं। इनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है और इनमें से एक आरोपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक का बेटा है। ये 7 जुलाई को 18 साल का हो जाएगा। इसके अलावा जो 3 नाबालिग आरोपी हैं उनके कनेक्शन भी कथित तौर पर ताकतवर राजनेताओं से बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों के बारे में आपने जान लिया। अब जानिए कि हैदराबाद गैंगरेप केस क्या है। 28 मई को हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक पार्टी हुई। इसी पार्टी में एक लड़की अपने दोस्त के साथ आई। पार्टी में लड़की को 6 लड़के मिले जिन्होंने उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। इसके बाद पीड़िता अपने दोस्त को छोड़कर उन लड़कों के साथ चली गई। लड़के 2 कार में थे, एक इनोवा और एक मर्सिडीज। घटना में जिस इनोवा का इस्तेमाल हुआ वो सरकारी वाहन के तौर पर दर्ज है, जो वक्फ बोर्ड के एक टॉप पदाधिकारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहीं मर्सिडीज एक विधायक की है। साथ ही मर्सिडीज और इनोवा दोनों को कथित तौर पर नाबालिग आरोपी चला रहे थे। पीड़िता ने शुरुआत में आरोप लगाया कि कार में उन लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और बदतमीजी की। मामला पुलिस के पास पहुंचा। 1 जून को पीड़िता के पिता ने जुबली हिल्स थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया, लेकिन जब विक्टिम की काउंसलिंग की गई तो गैंगरेप की बात सामने आई। फिर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 डी के तहत गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया। अगर किसी आरोपी को माइनर माना जाता है तो उसके खिलाफ सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है और उसे 3 साल से ज्यादा की जेल की सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के संशोधन के बाद कानून में ये बात और जुड़ गई है कि अगर आरोपी 16 से 18 साल के बीच का है और उसने कोई गंभीर अपराध किया है तो उसके खिलाफ एडल्ट की तरह सुनवाई की जा सकती है। इस केस में अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपियों को एडल्ट की तरह ट्रीट करने की इजाज़त देता है तो उन्हें सामान्य कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई भी सामान्य अपराधियों की तरह होगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, पुलिस अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए अदालत में मांग करेगी। आप में से कुछ लोगों की ये उत्सुकता हो सकती है कि हमने विधायक का नाम क्यों नहीं बताया, हमने उन 4 नाबालिगों का नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमारे देश का कानून इस चीज़ की मनाही करता है कि जो माइनर है, जो 18 से कम उम्र का अपराधी है, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये विवादित बयानों से जुड़ी है। यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आएगा। दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में 2 नई एफआईआर दर्ज की हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में एक एफआईआर बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा पर हुई है। एक और एफआईआर में बीजेपी नेता नवीन जिंदल समेत कुल 32 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी है। ओवैसी के नाम पर एफआईआर हुई तो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता विरोध जताने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, ये दिल्ली का एक थाना है, वहां पहुंच गए। पुलिस से नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के जरिए नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की। इन कार्यकर्ताओं में से कईयों को प्रिवेंटिव अरेस्ट हिरासत में ले लिया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कुल 11 ट्वीट भी किए। पहले ट्वीट में लिखा, मुझे एफआईआर का एक पन्ना मिला है। ये मैंने पहली एफआईआर देखी है जो ये नहीं बता रही कि अपराध क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरी किस टिप्पणी ने पुलिस को एफआईआर के लिए आकर्षित किया।
इसी थ्रेड में ओवैसी आगे लिखते हैं, दिल्ली पुलिस बैलेंसवाद सिंड्रोम से प्रभावित है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ओवैसी के किस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इस एफआईआर में उन लोगों को भी नत्थी किया गया है जिन्होंने पिछले दिनों शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। शादाब चौहान ने रोड साइड पिलर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, जज साहब क्या इस एरिया को सील कर दिया जाए जब कोई ऐसे रूप पर दावा करे। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के विवाद के बाद यह टिप्पणी की गई थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक माना। टीवी डिबेट्स में आने वाले इलियास शराफुद्दीन नाम के एक कथित जानकार इस्लाम के बारे में, उसका भी नाम एफआईआर में है। बीते दिनों कई डिबेट में इस आदमी ने भगवान शंकर के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए अपना बयान दिया था। इसके अलावा पत्रकार सबा नकवी और यति नरसिंघानंद को भी एफआईआर में नामित किया गया है। इन सभी पर फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, टीवी डिबेट और बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में आईपीसी की 153, 504, 505 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक धारा और भी लगाई गई है, 295A। अब आप कहेंगे इस धारा को हमने अलग से क्यों रेखांकित किया 295A को? इसकी वजह है कि इसमें 3 साल की सजा हो सकती है और सबसे अहम बात, यह गैर जमानती धारा है। गैर जमानती धारा का मतलब यह नहीं होता कि जमानत मिलेगी ही नहीं, जमानत मिलेगी लेकिन कोर्ट के जरिए। हल्की धाराओं में थाने में जमानत मिल जाती, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। अगली सुर्खी यह भी पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी से ही जुड़ी है। इस विवाद से जुड़ी अरब मुल्कों की टिप्पणियों के बीच भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान सवाल पूछा गया कि क्या विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर की बैठक में पैगंबर पर टिप्पणी का मुद्दा उठा। जवाब में MEA के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मेरी समझ यह है कि इस मुद्दे को उस बातचीत के दौरान नहीं उठाया गया था। हम यह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ट्वीट और टिप्पणियां सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती हैं। जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां और ट्वीट्स किए हैं उनके खिलाफ संबंधित पक्ष की ओर से कार्रवाई की गई है। बताया गया कि भारत और ईरान के बीच बुधवार को व्यापार, कनेक्टिविटी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मसले पर बातचीत हुई। दरअसल ये ईरान की तरफ से आए बयान का जवाब था। आपको लग रहा होगा कि ये MEA का जवाब क्यों बताया गया, ईरान की तरफ से क्या आया था। बुधवार को ईरानी पक्ष के हवाले से कुछ अलग जानकारी दी गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक कमेंट से बने नकारात्मक माहौल का मुद्दा उठाया और इस पर भारतीय पक्ष ने इस्लाम के संस्थापक के लिए भारत सरकार के सम्मान की बात को दोहराया। ईरान के अनुसार NSA अजीत डोवाल ने टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि दोषियों से इस तरह से निपटा जाएगा ताकि अन्य लोग भी सबक सीख सकें, लेकिन आज भारत ने इस बात का खंडन कर दिया। अगली सुर्खी 10 जून को होने वाले 13 राज्यों की 57 सीटों के राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। इसमें महाराष्ट्र की 6 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में सरकार चला रही महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और NCP गठबंधन की सरकार को झटका लगा है। पूर्व गृह मंत्री और विधायक अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की याचिका को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। दोनों ही चुने विधायक हैं, वोट डालना चाहते थे। इनके वोट पर ही, विधायक के वोट पर ही राज्यसभा का चुनाव टिका होता है। ऐसे में अगर जमानत नहीं मिली तो अघाड़ी गठबंधन के 2 वोट कम हो जाएंगे। ये दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। ऐसी खबर है कि विशेष अदालत के इस फैसले को अनिल देशमुख हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। महाराष्ट्र में मुकाबला कांटे का है क्योंकि 2 दशक से अधिक समय में पहली बार 6 सीटों पर चुनाव के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे, संजय राउत और संजय पवार। NCP ने प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया, जबकि विपक्षी BJP ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बोंडे के अलावा तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक को भी उतार का मामला रोचक कर दिया। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान और हरियाणा की भी एक सीट पर जबरदस्त लड़ाई है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और अजय माकन के मुकाबले सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा। मीडिया से जुड़े लोग इन्हें सपोर्ट कर BJP ने बड़ा दांव चला है, जिसके बाद राजस्थान और हरियाणा दोनों ही जगह कांग्रेस के विधायकों की रिजॉर्ट बंदी हुई। अब कहा जा रहा है कि वो सीधे वोटिंग के लिए लैंड होंगे वोटिंग स्थल पर।